हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज डिस्काउंट का लास्ट डे है। लास्ट डे सेल में दोस्तों आपको मिल रहा है 70% तक का डिस्काउंट। हर एक ई बुक, हर एक कोर्स पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए। आज लास्ट डे है। आपको कूपन कोड में डालना है HOLI30 HOLI30 कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। आपको अगर कोई डाउट है, कोई अगर आप चाहते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारत 2070 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। भारत के किस राज्य में पहला हाइड्रोजन आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप देखिए, कोशिश किया कीजिए डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की। जैसा मैं लिंक करके आपको बताया करता हूँ, वैसे ही आप लिंक कर करके एक एक पॉइंट बताया करो। चलिए अब बात देखते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। दुनिया भर में खुशहाली बांटने के लिए, खुशहाली को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है और खुश रहने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। शुरुआत भूटान ने की हुई थी। भूटान ने 1970 से ही इसको मनाए जाने की शुरुआत की थी। भूटान में मनाया जाता था पहले, लेकिन आगे आकर के 2012 में इसको घोषित किया गया कि अब से इंटरनेशनल मनाया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी 2013 में जाकर के मिली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस बार की थीम है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखना आपको। कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। सबसे खुशहाल देश है दोस्तों फिनलैंड। इसी टाइम पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है इसी दिन पर। ठीक है, कल उसके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड कई सालों से बना हुआ है, लगभग लगातार 5 साल से बना हुआ है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप लॉन्च किया? तो दिशांक ऐप अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। दिशांक ऐप, देखिए नाम से ही लग रहा है कि ये दिशा वगैरह बताने के लिए होगा। तो एक्चुअली में ये जो दिशांक ऐप है ना, इसका काम ये होगा कि जो भी भूमि डेटाबेस है, जो भी जमीन से रिलेटेड जो भी डेटाबेस है कर्नाटक की जनता का, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगा। तो अगर किसी पब्लिक को, किसी आम नागरिक को अगर चाहिए होगा अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, या फिर अगर कोई विवाद है, विवादित जमीन है, उसके बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये एप्लीकेशन का यूज कर सकता है वो। अब कर्नाटक आया हुआ है, कर्नाटक से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आए हुए हैं कर्नाटक से। अभी याद होगा आपको, कर्नाटक में ही भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। बेंगलुरु कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी एक आर्ट पार्क नाम का देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किया गया, आर्ट पार्क नाम का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। अभी दोस्तों कर्नाटक सरकार ने वुमेन एट वर्क शुरू किया था प्रोग्राम। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरू किया था, ये भी कर्नाटक का ही एक इनिशिएटिव था, पहल था। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसके अलावा दोस्तों अभी बेंगलुरु में आयोजित हुआ था फाइनल मैच प्रो कबड्डी लीग का, जिसमें दबंग दिल्ली की टीम ने पटना पायरेट्स को हराया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत जापान के बीच में एक्स धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ, एक्स धर्म गार्जियन। ठीक है, ये बेंगलुरु में, सॉरी बेलगावी में हुआ। बेलगावी भी कर्नाटक में ही पड़ता है। ये सारे पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हो कर्नाटक से। अगला, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाले हथियार विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों अंतरिक्ष में ही उपग्रहों को, यानी सैटेलाइट को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले लेजर वेपन डेवलप किए हुए हैं। लेजर वेपन इसने डेवलप किए हुए हैं, यानी अंतरिक्ष में जो उपग्रह होंगे जो खराब हो गए होंगे, या फिर जिनको रिटायर करना होगा, जो अपना काम पूरा कर चुके होंगे, ठीक है, उनको अगर नष्ट करना होगा, या फिर अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं उनको अगर नष्ट करना होगा, तो उसके लिए चाइना ने एक ऐसा हथियार डेवलप किया है जो लेजर बीम के माध्यम से ऐसे धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया करेगा।
ठीक है। तो इसकी वजह से अंतरिक्ष कचरा भी कम होगा, वहाँ पर स्टोर होगा, और इसके साथ ही साथ जो खराब पड़े सैटेलाइट होंगे इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो चाइना इसने ऐसा किया हुआ है। इसका नाम क्या है? माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो चीन अंतरिक्ष मलबों को सेवा मुक्त हो रहे उपग्रहों को जाम कर सकता है और नष्ट भी कर सकता है इस मशीन के थ्रू। आपको पता होगा चाइना ने ही कृत्रिम सूर्य बनाया, दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चाइना ने ही बनाया हुआ है। ओके, अगला देखते हैं। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज कुंड कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत ही फेमस मेला होता है हरियाणा का ये। ठीक है, तो हरियाणा में ये इस बार भी आयोजित हुआ। 35वां इस बार का संस्करण था। कब से कब तक? 19 मार्च से ये शुरू हुआ है और 4 अप्रैल तक ये चलने वाला है। 2022 में ये सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा। ठीक है, तो बहुत ही फेमस ये क्राफ्ट फेयर होता है, यानी मेला होता है। इस बार इसकी थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। थीम स्टेट भी पूछा जाता है, तो थीम स्टेट भी आप याद रखेंगे। इसमें 30 से ज्यादा देश भाग लेने वाले हैं। भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की विविधता को भी ये शो करेगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी हुई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य सरकार ने अपने राज्य में राज्य ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी हुई है। राज्य ओबीसी आयोग गठित किया जाएगा अब असम में भी। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि असम पहला राज्य है ओबीसी आयोग गठन करने वाला, बहुत सारे राज्यों ने ऑलरेडी गठन किया हुआ है। ये काम क्या होता है? इस आयोग का काम ये होता है, इस कमीशन का काम ये होता है कि खास करके जो ओबीसी वर्ग होते हैं, यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी का जो कम्युनिटी होता है, उसको आरक्षण सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं, या फिर उसको कौन कौन सी मूलभूत सेवाएं जरूरी हैं जो मिलनी चाहिए, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ही असम ने भी वहां पर अभी गठन करने की घोषणा कर दी हुई है। असम खास तौर से चाय जनजातियों के लिए शुरू किया है, इस आयोग का गठन किया हुआ है। चाय जनजातियां जो हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में भी मिलेगा, अलग से कोई आरक्षण अभी तक मिलता नहीं था। चाय जनजातियां मतलब समझ रहे हो, आप जानते हो असम में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो जो चाय की खेती करने वाली जनजातियां होती हैं वो भी ओबीसी में ही आती हैं, तो उनको भी अलग से अब आरक्षण मिल सकेगा। ठीक है ना, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ओबीसी आयोग भी है, एससी आयोग भी है, एसटी आयोग भी है। ओके, चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं स्टेट वाला जो मैप के थ्रू दिखाता था आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी घर आया हुआ हूँ, तो प्रॉपरली वीडियो पूरा अच्छे मतलब 100% रिडिज्म के साथ, 100% क्वालिटी के साथ मिल नहीं पा रही है आपको। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क वगैरह का भी इशू रहता है, तो बस कल वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको सारी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगी और सभी स्टेट के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो लंबी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 36वां इस बार का संस्करण था इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का। वर्चुअली ही आयोजित हुआ, 20 से 22 मार्च 2022 के बीच में ये आयोजित हुआ, यानी आज से शुरू हो रहा है। इसकी थीम इस बार की क्या है? थीम है जियोलॉजी द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। क्यों ये आयोजित किया जाता है? तो इसको आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य है दोस्तों कि जो जियोलॉजी है उसके नॉलेज को और उसके एक्सपीरियंस को एक दूसरे से साझा किया जाए, साथ ही साथ नेटवर्किंग को भी बढ़ावा दिया जाए देशों के बीच में। ओके, अगला, 18 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस बार दोस्तों 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए 18 मार्च को। कौन कौन से? एक तो आयुध निर्माण दिवस जो ये हर साल मनाया जाता है। दूसरा वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये भी हर साल मनाया जाता है। तीसरा इस बार दोस्तों विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे भी इसी दिन पड़ा हुआ है। उपरोक्त तो सभी दिवस इसी दिन मनाए गए। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब होता है आयुध कारखाना। तो आयुध कारखाना, आयुध मतलब जानते हो क्या? जहां पर हथियार वगैरह बनते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इसीलिए मनाया जाता है जिससे भारत में जो भी हथियार जैसे जैसे बनते गए या जहां पर बनते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और इसके महत्व को भी बताया जा सके कि हथियारों का निर्माण कितना जरूरी होता है। तो भारत में जो सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो फैक्ट्री है कोलकाता के कोसीपुकुर में है। इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 से ही शुरू हुआ था, इस वजह से 18 मार्च का दिन ये चुना गया है।
हालांकि स्थापना 1775 में हुई थी ओएफबीसी की, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा है क्योंकि एशिया में दूसरा सबसे बड़ा आयुध कारखाना है अपने पास, और दुनिया में 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है आयुध फैक्ट्री बोर्ड। क्लियर है? चलिए अब दूसरा दिवस देखते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। रिसाइकलिंग क्या होता है? इसे हिंदी में पुनर्चक्रण कहते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब ये कि जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को ऐसे ही फेंक देने के बजाय उसको रिसाइकल किया जाए, इसके बाद उसको किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में यूज करके, बना करके, निर्माण करके उसका दोबारा से यूज किया जा सके, यानी रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, तो रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने के लिए दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ है। रंजीत बख्शी जी, जो कि ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। क्लियर? अगला देखते हैं, वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये फ्राइडे को मनाया जाता है। ठीक है, फ्राइडे को मनाया जाता है, और लगभग समझ लो आप तीसरा फ्राइडे, मार्च के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है। तो इस बार ये 18 मार्च को पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया तीसरा शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार जो है इसे मार्च विषु से पहला शुक्रवार भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप देखोगे कि 15-15 दिनों से महीना शुरू होता है। ठीक है ना, आधे आधे महीने से हिंदी वाला माह शुरू होता है, तो उसी के पहले शुक्रवार को समझ लो एक प्रकार से मनाया जाता है ये दिवस। क्लियर? तो 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ है। नींद के विकारों की बेहतर रोकथाम, इसके मैनेजमेंट, इसके बाद से कि क्या समाज पर नींद की समस्याओं को, बोझ को कम कैसे किया जा सकता है, कम नींद लेने से घाटा क्या होता है, अच्छी प्रॉपर नींद कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये तो तीनों दिवस हो गए 18 मार्च से। अब बात करेंगे आज के लास्ट ऑफर के बारे में। आज दोस्तों लास्ट दिन है ऑफर का। आज आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड में होली30 डालते हो तो। होली ऑफर्स अब समाप्त होने के कगार पे है, आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हो। आज आखिरी मौका है। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, खाकी बैच, पॉलिटी अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो, या इकोनॉमी लेना चाहते हो, हिंदी, मैथ, या फिर आप सामान्य ज्ञान बैच लेना चाहते हो, इन सबको ले सकते हो। इसके अलावा आपको दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एग्जाम होने वाला है, इसके लिए खास तौर से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसके लिए खास तौर से जीके जीएस और करंट अफेयर का बैच लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी आप पता कर सकते हो एमजीटी ऐप पर जा करके। सभी पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी तक जो भी डिस्काउंट था उस पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये डिस्काउंट ऑफर आज लास्ट दिन है, आज के बाद खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो डिलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, एक कहें कि इंडेक्स जारी किया है। इसमें टॉप पर इसने रखा है रिटेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा रिटेल जो कंपनी है उसमें वॉलमार्ट को रखा है। सेकेंड पर अमेजन को रखा है, थर्ड पर रखा है कॉस्ट को, होलसेल को। ठीक है, रिटेल मार्केटिंग में दुनिया में। अच्छा, भारतीय ब्रांड एक है रिलायंस रिटेल, ये भी पहुंचा है इस लिस्ट में। ये 56वें स्थान पर है, ओवरऑल में 250 में ये 56वें स्थान पर है। रिलायंस रिटेल भारतीय ब्रांड है जो कि ठीक है ना। अच्छा, अभी आप सोचोगे इसमें फ्लिपकार्ट क्यों नहीं दिख रहा है, तो फ्लिपकार्ट को दोस्तों वॉलमार्ट ने ही एक्वायर किया था, आपको याद होगा। तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के ही अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए तो वॉलमार्ट टॉप पर है। ओके, अगला, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? देखिए आ गया फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ दोस्तों नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में प्रशांत झावेरी। कौन? प्रशांत झावेरी को नियुक्त किया गया फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया सीईओ। फ्लिपकार्ट, ये देखिए प्रशांत झावेरी यही है। तो अब देखिए फ्लिपकार्ट हेल्थ जो है ना, ये फ्लिपकार्ट का ही एक प्रोडक्ट समझ लो, फ्लिपकार्ट का ही एक कंपनी समझ लो। ठीक है, तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए डेवलप किया गया है, बनाया गया है। फ्लिपकार्ट के कई और कंपनियां हैं इसी की सहयोगी कंपनियां, जिनका या तो एक्विजिशन किया है इसने, या तो इसी ने डेवलप किया है उन कंपनियों को। जैसे मिंत्रा का एक्विजिशन किया था, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, क्लियर ट्रिप। ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सभी फ्लिपकार्ट ग्रुप का ही हिस्सा है। तो इसी में से एक है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, तो इसी के बनाए गए हैं ये प्रशांत झावेरी नए सीईओ। इससे पहले ये अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड में थे, और मेडिबडी में भी ये सीईओ रह चुके हैं। क्लियर? फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, 2007 में स्थापित हुआ था ये, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने स्थापित किया था।
बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। 2017 में दोस्तों इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, कितने में? 16 बिलियन डॉलर में, 16 अरब डॉलर में इसको खरीद लिया था। अभी 81.2% की इक्विटी के साथ इसका जो शेयर है ये वॉलमार्ट के पास है। अगला, नासा के महान खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो नासा के बहुत ही महान ये वैज्ञानिक थे यूजीन न्यूमैन पार्कर। ये दोस्तों थे अमेरिका के। इनका निधन हो गया है। ये इतने महान साइंटिस्ट थे दोस्तों कि इन्हीं के नाम पर, इनके जीवित रहते हुए ही इनके नाम पर पार्कर प्रोब मिशन लॉन्च किया गया। आपको याद होगा नासा का एक मिशन है पार्कर प्रोब मिशन। पार्कर प्रोब मिशन, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कौन सा मिशन है, यानी कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा ने इनके जीवित रहते ही इनके नाम से ये पार्कर प्रोब मिशन लॉन्च किया हुआ था। कब लॉन्च किया था? 2018 में। और देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि नासा किसी जीवित साइंटिस्ट के नाम पर किसी मिशन को लॉन्च किया हुआ है। तो इनकी महानता का परिचय आप यहाँ से जान सकते हैं। बहुत ही फेमस ये खगोल वैज्ञानिक थे। ओके, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्लियर बिल्कुल। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जाते जाते इन 2 क्वेश्चंस के आप आंसर करते जाइए। भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? अगला, भारत में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और इसके साथ ही आप इसकी क्विज वगैरह प्राप्त कर सकते हो एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइनर अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो हमारे, एमजेटी एजुकेशन सर्च करके आपको वहाँ पर ऑनलाइनर भी डेली भेज जाती है, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।